शुद्ध है। इन दिस चैप्टर, इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था कि विलयन क्या है, विलयन कितने टाइप का होता है, ठोस का ठोस में, ठोस का गैस में, 9 टाइप्स के विलयन और उसके एग्जांपल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है विलेयता, इसके बारे में। तो विलेयता जैसा कि नाम बता रहा है, विलेयता मतलब विलय होने का गुण या भूलने का गुण। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, किसी निश्चित ताप पर किसी विलय की वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा, वो अधिकतम मात्रा, किसी निश्चित ताप पर किसी विलय की वो अधिकतम मात्रा जो कि 100 ग्राम विलायक में, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर, ठीक है, एक निश्चित ताप पर किसी भी विलय की वो अधिकतम मात्रा जो कि 100 ग्राम विलायक में घुल करके कोई सैचुरेटेड विलयन बना ले, संतृप्त विलयन बना ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। क्या बताया हमने, एक सर्टेन टेम्परेचर पे किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी विलय की वो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल करके संतृप्त विलयन बनाती है, उसे हम उसकी विलेयता कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब 100 ग्राम जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, एक निश्चित ताप है, आप देखते रहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, निश्चित ताप है, ठीक है। किसी विलय की वो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम आपका ये विलायक क्या हो गया, जल हो गया, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड निश्चित ताप, 100 ग्राम विलायक ये हो गया। अब जो विलय है आपका, यानी जिस चीज को आप घोल रहे हैं, तो वो क्या है, ये साधारण नमक। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम जल में साधारण नमक कितना घुल रहा है, 36 ग्राम। तो ये जो बेटा 36 ग्राम है ना, ये इसकी विलेयता है एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, है ना, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज नोन एज विलायक। ओके ना, जो विलेयता होती है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो आप देखते हैं जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, विलयन की जो विलेयता होती है, वो विलय की जो विलेयता होती है वो बढ़ जाती है। कैसे, मान लीजिए अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, 100 ग्राम जल में 36 ग्राम आपका जो है नमक घुल रहा था। अब आपने क्या किया, इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो क्या होगा कि ये जो विलय की मात्रा अभी 36 ग्राम है, ये और बढ़ जाएगी। तो वही हम कह रहे हैं कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। अच्छा, अब अगर दाब बढ़ाते हैं तो विलेयता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर किसी लिक्विड में, ठीक है, किसी लिक्विड में कोई गैस आप घोल रहे हैं, तो लिक्विड क्या हो गया, विलायक हो गया, जो चीज आप घोलते हैं वो विलय होती है। तो जब किसी लिक्विड में आप गैस की विलेयता देख रहे हैं, तो जब किसी लिक्विड में आप कोई गैस घोल रहे होते हैं, तो अगर उसका प्रेशर ज्यादा कर देते हैं तो उसमें ज्यादा गैस की मात्रा घुल जाती है। यानी किसी द्रव में गैस की विलेयता अगर आप दाब बढ़ा देंगे तो वो बढ़ जाएगी, अगर आप दाब को कम करेंगे तो वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो द्रव में गैस की विलेयता दाब को बढ़ाने पर बढ़ जाती है। आपका जो अगला टॉपिक है बच्चे, वो है आपका सस्पेंशन या निलंबन, ठीक है। तो निलंबन क्या होता है कि कुछ लिक्विड्स, हमने आपको जैसे समांगी विषमांगी मिश्रण के बारे में बताया था, वैसे ही ये निलंबन क्या है, विषमांगी का एग्जाम्पल है। विषमांगी मिश्रण जैसे हमने आपको बताया, जल में चौक, है ना, जल में मिट्टी, जल में बालू, तो ये सब क्या है, आपके विषमांगी मिश्रण है। कीचड़ वाला पानी, है ना, तो ये सब विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में देखो, जो पदार्थ जल में नहीं घुल पाते, अविलय रहते हैं, वही आपका क्या बनाते हैं, निलंबन बनाते हैं बेटा। जैसे जल में चौक का चूर्ण, जल में चौक का आपने डाल दी चौक का पाउडर और उसको घोलने की कोशिश की, काफी टाइम तक आप उसको स्टर करते रहे, घोलते रहे, मिलाते रहे, बट क्या हुआ, वो मिल नहीं पाया, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा, फिर आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। दैट द सॉल्यूशन, एट दिस टाइम द सॉल्यूशन इज नोन एज सस्पेंशन या निलंबन। जब चौक के पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल, तो हम उसे कहते हैं कि इसने सस्पेंशन बना लिया है। इसके गुण जो है, देखिए निलंबन का सबसे पहला गुण, ये कैसा होता है, विषमांगी होता है, यानी आपको दो अलग अलग फेज दिखाई दे रही होती है और ये पारदर्शी नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें अगर आप लाइट डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो उसका मार्ग आपको विजिबल होता है, दिखाई देता है। तो क्या होता है कि जो भी उसके सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, निलंबित कण होते हैं, जो नीचे जाके बैठ जाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिसकी वजह से आपको वहां पे प्रकाश का मार्ग विजिबल होता है। अच्छा, निलंबन का जो सोल्यूशन है, विषमांगी मिश्रण होता है, इसके सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, अगर हम छानेंगे तो चौक के पार्टिकल अलग हो जाएंगे और आपका पानी अलग हो जाएगा। इसको छान कर हम अलग कर सकते हैं, इनके कणों को हम
हो उसे हम कोलाइडी विलयन कहेंगे। जैसे साबुन का पानी, साबुन का विलयन, या फिर ब्लड, या फिर जेली, इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। तो ये दिखता समांगी के जैसा है लेकिन होता विषमांगी है, और इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम इसे साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो जब हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वहां पे इनका नोट हो रहा होता है कि अगर आप उस कोलाइडी विलयन में, ठीक है, अगर आप उस कोलाइडी विलयन में प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो प्रकाश के मार्ग को फैला देते हैं, यानी प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग आसानी से विजिबल हो जाता है, जिसको हम टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह टिंडल प्रभाव क्योंकि टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था, खोजा था, इसी वजह से इसका नाम टिंडल प्रभाव पड़ा। तो टिंडल प्रभाव क्या है एक्चुअली कि जो भी कोलाइडी विलयन होगा, कोलाइडी विलयन से हमने कह दिया कि साबुन का विलयन है, ठीक है। साबुन के विलयन में जब आपने टॉर्च से रोशनी दी, टॉर्च की रोशनी दिखाई, तो क्या होगा कि जो टॉर्च से जो आपने रोशनी दिखाई है ना, तो वो प्रकाश का किरण पृथ्वी को आप डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उस विलयन में से वो होकर के गुजरेगा और उस विलयन के अंदर भी आपको प्रकाश का किरण को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी वो मार्ग आपको प्रकाश का मार्ग भी दिखाई दे रहा है और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका टिंडल प्रभाव, और ये जो कोन टाइप का बन रहा है इसको हम कहते हैं टिंडल कोन, ठीक है। तो ये क्या हो गया टिंडल प्रभाव, जो की प्रॉपर्टी है, किसकी है बेटा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है आपकी कोलाइडी विलयन की। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देखो, कोलाइडी विलयन में जो है जो कण होते हैं अगर आप उनको छानिए तो वो अलग नहीं होते। जैसे हमने आपको सस्पेंशन में बताया था कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं अगर आप उसे छानेंगे तो वो उसके पार्टिकल अलग हो जाते हैं, और अगर आप इसको छानते हैं तो अलग नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये फिल्टर पेपर से नीचे आ जाते हैं, जब फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं इस वजह से ये अलग नहीं हो पाते। दूसरी चीज, कोलाइड जो होता है वो स्थायी होता है, अगर आप इसको शांत छोड़ देंगे तब भी ये अलग अलग नहीं होगा। अनलाइक सस्पेंशन, सस्पेंशन में क्या था कि जब आप उसको शांत छोड़ दे रहे थे, रखा रहने दे रहे थे, तो उसके जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल थे, सस्पेंडेड पार्टिकल वो नीचे जाके बैठ जाते थे, जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकल कह रहे थे, तो निलंबित कण कह रहे थे, तो उसमें ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये थी बात किसकी, कोलाइडी विलयन की। विलयन क्या है, विलयन में जो कणों का आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, उसको हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। दूसरी बात, निलंबन क्या है, निलंबन में जो कणों का आकार होता है वो साधारण विलयन के कणों से बड़ा होता है, इसको आप अपनी नॉर्मल आईज से, साधारण आंखों से आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो निलंबन होता है वो आपका विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन जो विलयन होता है वो आपका समांगी मिश्रण होता है। ठीक उसी तरीके से जो कोलाइडी विलयन होता है ये भी दिखता समांगी है लेकिन होता एक्चुअल में विषमांगी है ना। जैसे कि ब्लड हो गया आपका, जेली हो गई, ठीक है, और साबुन का विलयन, ठीक है। तो कोलाइडी विलयन में कणों का आकार जो है साधारण विलयन के कणों से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसको भी हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और ये भी प्रकाश के मार्ग को फैला देते हैं, मार्ग दिखाई देता है आपको आसानी से, ठीक है। और ये इसका टिंडल प्रभाव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस तरीके से डायग्राम और टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसके कणों को हम छान कर अलग नहीं कर सकते, फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, इस सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोलाइड के जो कण होते हैं वो स्थायी होते हैं, जबकि सस्पेंशन के कण अस्थायी होते हैं। जब हम उसे शांत छोड़ते हैं तो चला के बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, शांत छोड़ने पर भी ये अलग नहीं होते। तो ये थी कोलाइडी विलयन और सस्पेंशन का थोड़ी सी आउटलाइन। आज की वीडियो में इतना ही, बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ सनेश। जैसा कि मैं आपको पहले ही इस चैप्टर में बल तथा गति के नियम के बारे में बता चुका हूं कि बल क्या होता है और गति के नियम क्या है। इनके काइंड्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता चुका हूं कि कितने काइंड्स हैं और इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है, किससे रिलेटेड है। मैंने पहले वीडियो में आपको इसकी क्लासिफिकेशन और बाई डायग्राम मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि ग्राफ के अकॉर्डिंग, बट अब आपको बता रहे हैं मेरे को कि बल क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूं बल क्या है। बल वह धक्का व खिंचाव, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करें,
बल व धक्का। जब किसी वस्तु पे हम धक्का देते हैं तो उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी पोजीशन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। स्थिति में या पोजीशन में परिवर्तन हो जाए तो इसी धक्के को हम कहते हैं बल कहते हैं। और खिंचाव भी होता है, अगर किसी वस्तु को हम पकड़ के खींचें तो भी उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और यदि उस स्थिति में ना परिवर्तन करे तो उस कंडीशन में उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से धक्का हो या खिंचाव हो तो वस्तु की आकार व स्थिति में परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं बल वह धक्का व खिंचाव है जिससे किसी वस्तु की स्थिति व आकार में परिवर्तन होता है। अब टॉपिक पे आते हैं बल के प्रकार। तो मैं आपको बताता हूं कि जो फोर्स बल वो दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल दूसरा है असंतुलित। संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। तो संतुलित बल में आप क्या बताएंगे, संतुलन में हो। असंतुलित बल में क्या होगी, वस्तु संतुलन में ना। तो वैसे क्या है, बल कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, संतुलित बल और बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर टू टाइप्स। बैलेंस मींस संतुलित बल और असंतुलित बल। बट आपको बताना है हमें कि संतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक स्टिक है, जैसे मेजरमेंट आपने देखा है, सब्जी लेने गए होंगे तो तराजू देखा होगा, तराजू के एक साइड भी वेट रखते हैं, दूसरी साइड भी क्या रखते हैं, वेट रखते हैं। जब स्टिक सीधी रहती है, जब दोनों तरफ के वेट क्या होते हैं, इक्वल होता है, तो वेट एक तरह से क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स। ये वाला यहाँ नीचे लेके आता है, ये वाला नीचे। जब दोनों तरफ के फोर्स बराबर होते हैं तो ये स्टिक क्या होती है, संतुलन में होती है। कैसे होती है, संतुलन में, ना ऊपर की मूव करती है ना ही नीचे की ओर। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि वस्तु संतुलन में है, उससे लगने वाले बल भी संतुलन में। तो इस तरीके से संतुलन की स्थिति में दो कम से कम कितने बल होंगे, दो, अधिक से अधिक कितने भी हो जाए। तो किसी वस्तु में दो या दो से अधिक, किसी वस्तु में दो या दो से अधिक लगने वाले बल के कारण वस्तु किसमें हो, संतुलन में हो, तो हम कह सकते हैं इन बलों को संतुलित बल। क्या कह सकते हैं, संतुलित बल। एनी प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं, संतुलित बल। अब टॉपिक पे आते हैं कि बल, संतुलन बल क्या है, संतुलित बल क्या है। संतुलन बल ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं संतुलित बल। जब किसी वस्तु में दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं, वस्तु संतुलन में होती है, तो हम कह सकते हैं ऐसे बलों को संतुलित बल। अब आते हैं असंतुलित बल में, इसी का जस्ट अपोजिट, असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है, जब किसी वस्तु में दो या दो से अधिक बल कार्य करें और वस्तु संतुलन में ना हो, तो हम कह सकते हैं ऐसे बलों को असंतुलित बल। नाउ वैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन में ही मैंने तो बता दिया संतुलित बल क्या है, संतुलित बल क्या है। मीन्स जब दोनों तरफ के बल बराबर होंगे तो इनका परिमाण क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, और मान क्या होंगे, बराबर। ऐड करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है, जीरो जाता है। सपोज दैट संतुलित बल, जब किसी वस्तु में दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं, उनका परिमाण शून्य होता है, तो ऐसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट पे दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं और उनका परिणामी बल शून्य होता है, तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पे दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं, उनका परिणामी शून्य नहीं होता है, ऐसे बलों को हम असंतुलित बल कहते हैं। क्लियर, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है न्यूटन के गति के नियम। इसके न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम क्या होते हैं,
मैं आपको बताता हूँ। न्यूटन कहते हैं सबसे पहले गैलीलियो ने किसी आनत तल पर, किसी आनत तल समझते हो ना, ढाल, मान लो ये हमारे पास कोई आनत तल है, इस आनत तल पर एक वस्तु रखी है। उन्होंने इस वस्तु को देखा कि जब किसी आनत तल से या न समतल से कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है तो उस पर कोई बाहुबल कार्य ना करे तो वो सदैव एक निश्चित चाल से नीचे आती है। किससे आती है? एक निश्चित। किसने देखा? गैलीलियो ने। किसने देखा? गैलीलियो ने। और उन्होंने बताया कि तब तक निश्चित चाल से आएगी जब तक इस पे कोई बाहुबल जैसे असंतुलित बल कार्य ना करे, ये तभी तक आ सकती है। तो इसे गैलीलियो ने देख करके बताया कि किसी वस्तु की जो गति होती है वो बल पर निर्भर करती है, वो निश्चित चाल पर होगी या निश्चित चाल पर होगी, उस पर लगने वाले बल पर निर्भर करता है। इसी गैलीलियो के विचार को न्यूटन ने प्रस्तुत किया 1686। कब किया? 1686 ईस्वी में। क्या प्रस्तुत किया? न्यूटन ने अपने बल और गति के नियम को लेकर के कुछ नियम दिए, उन्हें न्यूटन की गति के नियम कहे गए। उसे 1686 में किसने दिया था? न्यूटन ने। गैलीलियो ने सबसे पहले किसी नत समतल पर रखी वस्तु को देखा, उन्होंने देखा वो एक निश्चित चाल से नीचे आ रही है। तो उन्होंने ये विचार किया कि वो निश्चित चाल से क्यों आ रही है, स्पीड ज्यादा क्यों नहीं हो रही और कम क्यों नहीं हो रही। तो उन्होंने ये बताया कि उस पर कोई बाहुबल कार्य नहीं कर रहा है। तो ये जब तक बाहुबल कार्य नहीं करेगा उसकी स्थिति और उसकी गति पर निर्भर परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वस्तु की गति बल पर निर्भर करती है। तो इनके गैलीलियो का जो विचार था इसको न्यूटन ने प्रस्तुत किया। न्यूटन ने अपने बल को लिया और गति के नियम लिए। गति के नियम और बल के नियम दोनों को लेकर के न्यूटन ने 3 नियम दिए, जिन्हें न्यूटन के गति विषयक नियम या गति के नियम कहा जाता है। तो न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? कितने ईस्वी में दिया था? 1686 ईस्वी में न्यूटन का प्रथम नियम। किसका? न्यूटन का प्रथम नियम। एंड सेकेंड न्यूटन का तृतीय नियम। एंड तीसरा न्यूटन का तृतीय नियम। तो न्यूटन ने कितने नियम दिए गति के लिए? 3 नियम। उन नियमों को क्या नाम दिया गया? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन ने अपने बल के नियमों को और गति के नियमों को मिलाकर के 3 नियम दिए। वो क्या हो गया? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। इन्हें हम कहीं बोल सकते हैं न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। वैसे न्यूटन के गति के नियम कितने होते हैं? 3। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। अब टॉपिक पे आता है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूटन की गति के नियमों के विचार किसने प्रस्तुत किए थे? गैलीलियो ने। किसने किए थे? गैलीलियो ने। किसने किए थे? गैलीलियो ने। किसने किए थे? गैलीलियो ने। इसके बाद इसकी विचार को किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन ने। और उस विचार को प्रस्तुत करने के साथ जो नियम दिए थे किसने दिए थे? न्यूटन ने। इसलिए नियम को क्या बोलते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। नोट कर लीजिए। Hello student, good morning. Myself Sudhir, teacher of Shivaji Group Institution. I am going to explain the chapter is force and law of motion. Now, जैसा कि मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ, बल क्या होता है, बल के प्रकार क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन जैसे संतुलित बल और असंतुलित बल, बल क्षेत्र, न्यूटन, न्यूक्लियर बल, ग्रेविटेशन बल, ये सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आगे आता है जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यूटन गति के नियम। न्यूटन गति के नियम कितने होते हैं? 3, जिसमें से गैलीलियो ने एक नियम दिया था, उसकी आगे न्यूटन ने उसमें अपने न्यूटन के नियम और गति के नियम को मिला करके कुछ नियम प्रस्तुत किए कि गति तभी संभव है और गति से किसी वस्तु की अवस्था में जो चेंजमेंट होती है
वो तभी संभव है जब उस पर कोई बल कार्य करता है। जैसा कि टॉपिक पे ये है कि न्यूटन ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3। उन्होंने सबसे पहले देखा यदि कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई, जब तक उस पर अभी ये ऑब्जेक्ट रखी है तो देखा जाए किस अवस्था में? विराम। किसमें है? विराम। इस अवस्था को हम विरामावस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये वस्तु की कौन सी अवस्था है? विरामावस्था, क्योंकि अपनी स्थिति में चेंजमेंट नहीं है। जब इस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं, जब इस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं, जब इस पे हम एक फोर्स लगाते हैं आगे की ओर, तो जैसे इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा हुआ है तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? आगे की ओर। और ये जो बल लगाया जा रहा है, ये जो बल लगा रहे हैं, ये वस्तु के लिए बाह्य बल है, क्योंकि वस्तु पर एक बाहर से एक बल लगा रहे हैं, बाहर से, जिससे क्या बोलते हैं? बाह्य बल। तो जैसे वस्तु पर बल लगाओगे तो वस्तु की विरामावस्था क्या होगी? बदल जाएगी। किसमें चली जाएगी? गति अवस्था में। किसमें चली जाएगी? गति अवस्था में। अगर सपोज दैट कोई वस्तु गति में, मान लेते हैं ये वस्तु है जो v चाल से, कितनी चाल से? v चाल से इस अवस्था में है, गति अवस्था में। किस अवस्था में बेटा? गति अवस्था में। तो ये वस्तु गति अवस्था में, तो इसकी अवस्था चिन्हन करने के लिए हम किस पे लाएंगे? गति से विराम में। तो ये देखा गया जब तक इस पे कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे तब तक इसकी वस्तु में स्थिति में चेंजमेंट नहीं करेगा। जैसे ये वस्तु आगे की ओर जा रही है तो जब इस पर एक हम आगे से एक फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगी? विराम में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? विराम में। जैसे ये गति करके अपने P1 पॉइंट से कहां पहुंच गई? P2 पॉइंट। कहां पहुंच गई? P2 पॉइंट। तो यहां से हमने एक फोर्स लगाया, जो इसकी गति की विपरीत दिशा में। वस्तु कहां जा रही थी? v चाल से आगे की ओर जा रही थी। ये फोर्स कहां लग रहा था? अपोजिट। तो जैसे ही फोर्स लगाओगे तो वस्तु किसमें आ जाएगी? विराम में। किसमें आ जाएगी? विरामावस्था। विरामावस्था में जैसे आएगी तो आप जान सकते हो और देख भी सकते हो कि वस्तु की अवस्था क्या हो गई? चेंज हो गई। वो गति अवस्था से कहां चली गई? विरामावस्था में। कहां चली गई? विराम। तो इसी को देखते हुए न्यूटन ने अपना प्रथम नियम दिया। कौन सा नियम दिया? प्रथम नियम दिया। सिंपल सी लैंग्वेज में आप देखिए कि जब कोई वस्तु विराम में है तो वो तब तक विराम में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए, तो उसमें बाह्य बल ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, ये आपको इसके साथ एग्जांपल दे भी सकते हैं। एक मैदान है जिसमें मैदान में एक फुटबॉल रखी है जो विराम अवस्था पर है। अब उस फुटबॉल को आप 2 मिनट देखिए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फील्ड है, उस फील्ड पर एक फुटबॉल रखी है। क्या रखी है? फुटबॉल। अब बताइए किसमें है? विराम में। तो इसको गति में लाने के लिए क्या करोगे? इसको किक मारेंगे पैर से। तो जब किक मारते हो तो किसमें आती है? गति। किसमें आती है? गति। और जब ये गति में होती है तो ये कुछ समय बाद देखते हो धीरे 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 आगे जाकर के वो अपनी गति को डाउन करती जाती है और एक समय आता है कि विराम में आती है। तो वहां पर हमें सरफेस से, मैदान से घर्षण बल लगता है जो गति का विरोध करता है। जो भी आपको मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया, घर्षण बल क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर गति करती है तो पृष्ठ द्वारा वस्तु पर एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है और वस्तु को हमेशा विराम में लाने का प्रयत्न करता है। इससे हम क्या करते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो वस्तु को विराम में लाने का प्रयत्न करे उसे हम घर्षण बल कहते हैं। नाउ जैसे मान लेते हैं तो ये अवस्था तभी चेंजमेंट हो रही है, गति से विराम से गति और गति से विराम, दोनों तरीके से। चाहे हम विराम से गति जाए, गति से विराम आए, दोनों तरीके से अवस्था चेंजमेंट करने के लिए हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ना है वर्गीकरण के जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में और वर्गीकरण क्या होता है, क्यों रखा गया, उसकी आवश्यकता क्या है। तो अरस्तु जो है वो वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण का उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। किसने? अरस्तु ने। अरस्तु कौन है? जीव विज्ञान के जनक हैं। तो इन्होंने क्या किया? वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण का प्रयोग। वैज्ञानिक रूप का मतलब ऐसा नहीं कि जनरली जैसे हम लोग किसी भी एनिमल को कोई नया नाम दे देते हैं,
इन्होंने क्या किया, साइंटिफिक रूप से उसका प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या बताया कि सभी जीव जातियों को उनके समान असमान लक्षणों में बांटना क्या कहलाया, वर्गीकरण कहलाया। किसी भी अगर जीव की बात करो आप तो उसको उसके लक्षण, उसकी समानता, उसकी असमानता, उसके गुण, उसके दोष जो भी है उसके अकॉर्डिंग बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण की आवश्यकता, क्यों आवश्यकता पड़ी वर्गीकरण की? तो स्टूडेंट्स वर्गीकरण की आवश्यकता बहुत सारे कारणों से पड़ सकती है कि अध्ययन में सुविधा, जैव विकास का प्रमाण, नए जीवों की खोज, संग्रहालय में जीवों का रख रखाव, अनुकूलन का ज्ञान। यानी अध्ययन में सुविधा की बात करें तो अगर हम किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, बुक्स ऐसे पढ़ी तो होंगी नहीं, प्रॉपर तरीके से अरेंज होती है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, एनिमल्स के अध्ययन में हमें उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, अध्ययन में सुविधा प्रदान करेगा हम लोगों को। कौन? वर्गीकरण की आवश्यकता हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अध्ययन में सुविधा मिलती किससे, वर्गीकरण से। क्योंकि अगर हम किसी एनिमल का क्लास, ऑर्डर, जीनस, किंगडम, फाइलम सब कुछ पता होगा तो हमें क्या मिलेगी, अध्ययन में सुविधा। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, पहले एनिमल ढूंढेंगे, उसके बाद उसके कैरेक्टर्स मैच करेंगे, उसके बाद ढूंढेंगे कि किसी से समानता तो नहीं रख रहा है, किसी से असमानता तो नहीं रख रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो क्या करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जैव विकास का प्रमाण। तो जैव विकास का प्रमाण मतलब ये जो एनिमल है ये किस एनिमल से अपने जो जैव विकास है, ये इवोल्यूशन जो होता है वो कहाँ से आया, यानी इसके पहले किस एनिमल से आया है, इसके पूर्वज कौन हो सकते हैं, इससे हमें ये प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है नए जीवों की खोज। तो नए जीवों की खोज क्यों होगी, अगर हम किसी एनिमल को देखेंगे, नए एनिमल को, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको क्लासिफाई करेंगे किसी भी जीव से। लेकिन क्या करना है, अगर वो किसी भी एनिमल से मैच नहीं होता तो वो क्या कहाँ रखा जाएगा, एक नए क्लास में रखा जाएगा। तो इससे नए जीव की भी खोज हो जाती है। नेक्स्ट म्यूजियम जो है, म्यूजियम में भी एनिमल्स को क्लासिफाई करके ही रखा जाता है। अदरवाइज हमें नहीं पता होता कि जो सामने एनिमल रखा है वो किस ऑर्डर का है, किस फाइलम का है, किस क्लासिफिकेशन में किस क्लास का है। अनुकूलन का ज्ञान, अनुकूलन का ज्ञान से मतलब ये है कि वो एनिमल जो है उसमें उसका अनुकूलन कहाँ पर है। यानी जैसे मछली है तो मछली की बात करें तो वो उसका अनुकूल स्थान क्या होगा, पानी, ठीक है। और जैसे हम लोग की बात करें यानी ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस कहाँ रहते हैं, आसमान में, लैंड पे रहते हैं। तो लैंड क्या होगा, हम लोगों का जो होगा अनुकूलित स्थान। तो अनुकूलन का भी हमें ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है कि वर्गीकरण की पद्धति क्या है। तो स्टूडेंट्स वर्गीकरण की 3 पद्धति है, प्राकृतिक, कृत्रिम और जातिवृत्ति। तो प्राकृतिक क्या होगी, जो हमें जैव विकास का अध्ययन कराती है, यानी जिसमें हमें ये पता होता है कि जो एनिमल हमें दिखाई दे रहा है उसका जो पूर्वज है वो कौन है, ये हमें पता चल जाता है। तो वो कैसी होगी, प्राकृतिक होगी। कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम कैसी होगी, कृत्रिम में जैसे आपको कोई एनिमल दिया जाता है तो आप लोग क्या करते हो, उसको देखोगे, उसको ये बताओगे हाँ ये इतना बड़ा है, इसका साइज ये बाहर से ऐसा दिखता है, इसकी आंखें ऐसी, इसका कलर ऐसा, यही तो होता है। तो ये क्या होता है, कृत्रिम। यानी जो हम लोग मॉर्फोलॉजिकल देख रहे हैं वो क्या होगा, उसका कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल होगी। और जो नेचुरल होगी वो क्या बताएगी कि किस पूर्वज से बिलोंग कर रहा है, किस फैमिली से ये आया है। नेक्स्ट था जातिवृत्ति। जातिवृत्ति का मतलब होता है कि हमें किसी भी जाति का क्रम से अध्ययन करने को मिले। अगर हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसकी जाति का क्रम से अध्ययन करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, फाइलोजीनी हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक मेथड। नेक्स्ट है वर्गीकरण की प्रणाली। तो इसमें वर्गीकरण की प्रणाली क्या आती है कि लीनियस जो थे हमारे साइंटिस्ट उन्होंने बताया था किंगडम। किंगडम मैंने लास्ट में हम लोग बता रखा है कि अगर प्लांट होगा तो प्लांटी लिखेंगे और एनिमल होगा तो एनिमलिया लिखेंगे। तो लीनियस ने यही बताया कि अगर प्लांट की बात करेंगे तो वहां पर प्लांटी का यूज करेंगे और अगर एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल का एनिमेलिया यूज करेंगे। और उन्होंने बताया क्या कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। हमें पता है हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी हम लोग कैसे हैं, ऑटोट्रॉपिक नहीं है। तो हम लोग क्या हो जाएंगे, डिपेंड हो जाते हैं प्लांट्स में। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बताया कि सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी थी, किसमें, प्लांट्स में। सेलुलोज जो होता है बहुत थिक प्रोटीन होती है, वो क्या करती है, प्लांट को मजबूती प्रदान करती है। दूसरी चीज एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया था कि जो एनिमल होता है
एनिमल्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई किया। अब हम लोग को पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है। सबसे पहले याद रखना है कि दिया किसने था, तो इसको दिया था आर.एस. विटेकर नाम के वैज्ञानिक ने 1969 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को लर्न करके रखना है। किसने दिया था? आर.एस. विटेकर ने 1969 में। क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे दिया था? तो इन्होंने दिया था कोशिका की संरचना। इन्होंने ये देखा कि कोशिका की संरचना कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है वो डेवलप है, डेवलप नहीं है, या फिर कैसा है, सूक्ष्म है, या फिर अविकसित है। ये सब देख के इन्होंने क्या बताया कि ये प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या था कि यूकैरियोटिक में जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका न्यूक्लियस जो होता है फुली डेवलप होता है। नेक्स्ट क्या था? शरीर की संरचना कैसी है, यूनिसेलुलर या मल्टी, यानी एक कोश की या फिर बहुकोश की। एक कोश की माइक्रोस्कोपिक होता है और बहुकोश की यानी वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्या था कि जीवों की जीवन की दिशा, यानी प्रोड्यूसर है यानी प्लांट है, कंज्यूमर है यानी ह्यूमन बींग्स के एनिमल्स हैं, डिकम्पोजन यानी और जो अपघटक होते हैं वो यानी फंजाई। नेक्स्ट था जाति व्यक्ति संबंध, मतलब आपस में किसी जात से संबंध रख रहा है नहीं रख रहा, इसका क्रमिक विकास कैसे होगा। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या है विशेषताएं, क्या थी कि प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में रखा, यानी प्रोकैरियोट क्या थे जिनका न्यूक्लियस जो है वो डेवलप नहीं था, उसको कहां उठा के रखा? मोनेरा में रख दिया। नेक्स्ट था कि जंतुओं के क्रमिक विकास का अध्ययन हो गया। अध्ययन क्यों हो गया? क्योंकि जाति व्यक्ति संबंध भी इसमें रखे गए हैं, तो क्रमिक विकास का अध्ययन हो गया, यानी सीरियल से हमें उसके डेवलपमेंट का पता चल गया। नेक्स्ट है कि कवक को पौधों से अलग रखा है। कवक को क्या था, उसको एक अलग क्लास में रखा गया था, प्लांट में भी नहीं रखा गया, एनिमल्स में भी नहीं रखा गया। अब इसकी विशेषताएं तो कमियां क्या थी कि जाति व्यक्ति संबंध को ये दर्शा नहीं रहा, यानी किसी भी तरह के फाइलोजेनेटिक जो क्रम होता है उसको नहीं दर्शा रहा था। शैवाल को क्या किया इन्होंने? 3 क्लासों में डिवाइड कर दिया, किसमें? नीली शैवाल को मोनेरा में रख दिया, एक कोशिकी को प्रोटिस्टा में रख दिया, बहुकोशिकी को प्लांटी में रख दिया। ये क्या थी? इसकी कमियां थी। स्टूडेंट 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या कि थ्रियोफेस्टस नाम के जो वैज्ञानिक है वो क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। और नेक्स्ट है कि लिनियस, जिनको वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है, इन्होंने क्या दिया था? द्विनाम पद्धति या फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। So students, that's all for today. Thank you. Good morning class. This is the class where we can understand the category of computer. There are 3 basic kinds of computer. तो आज हम लोग 3 प्रकार के कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर्स हमारे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर बच्चों वो कंप्यूटर होते हैं जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे वर्क करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर से हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वोल्टेज और डेप्थ को मेजर करते हैं। यानी एनालॉग कंप्यूटर की सहायता से हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको मेजर करते हैं। तुम लोगों को ये पता ही है कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स क्या होते हैं। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग भौतिक राशियों जैसे तापमान, प्रेशर, स्पीड यानी गति और वोल्टेज और डेप्थ को मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल्स जो होते हैं वेव के फॉर्म में होते हैं, तो यानी इनमें एक से अधिक वैल्यू हो सकती है। जैसे जैसे हम लोगों का कंटिन्यूअस सिग्नल दूरी ट्रेवल करेगा वैसे वैसे ये सिग्नल जो होगा इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे स्ट्रेंथ कम होती जाएगी तो इसके लिए हम लोग रिपीटर्स और एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं इसको पुनः उतना ही इंटेंस बनाने के लिए। और इसका प्रयोग हम लोग साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशंस और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग फिजिक्स प्रयोगशाला में और बहुत सारे साइंटिफिक एप्लीकेशंस में प्रयोग किया जाता है।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। इसमें अधिकतर ऑपरेशन जो होते हैं वो एक ही स्टेज में परफॉर्म हो जाते हैं, यानी एनालॉग कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगला हमारा है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत सारी वैरायटी में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की सबसे खास विशेषता ये होती है कि ये डिस्क्रीट सिग्नल पे वर्क करते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल्स जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स की केवल दो ही मान होते हैं, एक मान होता है 0 और दूसरा मान होता है 1। 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। तुम लोगों ने देखा होगा फैन, अगर हम लोग उसको ऑन करते हैं तो उस पर करंट जो होती है क्लोज सर्किट का निर्माण कर देती है और फैन जो है वो रन करने लगता है, यानी फैन जो है मूव करने लगता है। अगर 0 हो जाए करंट तो क्या होगा, फैन रुक जाएगा और सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। यानी हम लोग डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन है वो डिजिटल कंप्यूटर की सहायता से परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी कैलकुलेशंस जैसे प्लस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, और साथ ही साथ हम लोग नॉन न्यूमेरिक डेटा पर भी वर्क कर सकते हैं। नॉन न्यूमेरिक डेटा का मतलब क्या है, ऐसा डेटा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, यानी वो कैरेक्टर के फॉर्म में हो सकता है, डिजिट्स के फॉर्म में हो सकता है, अल्फाबेट्स के फॉर्म में हो सकता है। जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर से अधिक तेज गति से काम करते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें स्टोरेज क्षमता होती है, यानी अगर हम लोग बात करें पीसी की तो पीसी में रैम भी होती है और रोम भी होती है। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ऐसी मेमोरी जब डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो वो रैम में होता है, प्रोसेस होने के बाद उसको आउटपुट यूनिट भेज दिया जाता है। और फिर हम लोग बात करें राम क्या होती है, परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है। ऐसी मेमोरी जहाँ पर हम लोग परमानेंट टाइप का डेटा रखें उसे हम लोग राम कहते हैं। इसमें सिस्टम ऑन होने का और सिस्टम ऑफ होने का प्रोग्राम पड़ा होता है जिसे बूटिंग लोडर प्रोग्राम कहते हैं। और ये प्रोग्राम जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा बूट होता है और बूट होने के बाद कंप्यूटर प्रिपेयर हो जाता है वर्क करने के लिए। फिर ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो काउंट करते हैं और एनालॉग सिग्नल क्या करते हैं, डेटा को मेजर करते हैं। तो ये हो गया हमारा एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जैसा कि नाम है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिला जुला, मतलब ऐसे कंप्यूटर जिनमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, यानी ये दोनों ही सिग्नल पर वर्क कर सकते हैं, चाहे वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल हो या डिजिटल सिग्नल हो। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इनका यूज ऐसी जगह करते हैं जहां एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा दोनों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इनको पेट्रोल पंप पे और आईसीयू जो हमारी इंटेंसिव केयर यूनिट होती है हॉस्पिटल्स में, वहाँ इसका यूज किया जाता है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल की डेंसिटी, पेट्रोल का मेजरमेंट, ये सब हमारा करता है एनालॉग, और डिजिटल फॉर्म में जो रुपीस पे करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो ये पूरा सिस्टम हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर पेट्रोल पंप से वर्क करता है। आईसीयू में जो पेशेंट होता है उसका ब्लड प्रेशर, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं, और जो डेटा वहाँ दिखाया जाता है पल्स वल्स, तो वो हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर की सहायता से डिजिटल देख सकते हैं। और इसका यूज साइंटिफिक एप्लीकेशंस में रडार सिस्टम में किया जाता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। तो आज हम लोगों ने एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में क्या पढ़ा, ये एनालॉग डेटा प्रोसेस करते हैं, मीन्स ये कंटिन्यूअस सिग्नल पे वर्क करते हैं। ये भौतिक राशियों का मेजरमेंट करते हैं, जैसे तापमान, दाब, ताप, वोल्टेज और गहराई। इन सब के बारे में अगर हमें मेजर करना होता है तो वो हम लोग एनालॉग कंप्यूटर की सहायता से मेजर करते हैं। ये सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, यानी इनकी डिफरेंट वैल्यू होती है। कंटिन्यूअस सिग्नल जो होता है वेव के फॉर्म में होते हैं, तो वैरायटी ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। उसके बाद इनका प्रयोग जो है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, और
इनका प्रयोग करके हम लोग, इनका प्रयोग जो है सिंगल लाइन होता है, यानी एक ही स्टेप में हम लोग इनका आउटपुट देख सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर होते हैं जो केवल दो वैल्यू पे काम करते हैं, 0 और 1 को, इसीलिए यहाँ पे जो कंप्यूटर हैं उनको डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। और ऐसे सिग्नल जो होते हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल कहलाते हैं। ये वैरायटी ऑफ ऑपरेशन करते हैं, ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू पर भी वर्क करते हैं और न्यूमेरिक डेटा पर भी वर्क करते हैं, ये डिजिट्स पे वर्क कर सकते हैं, ये अल्फाबेट्स पे वर्क कर सकते हैं, सिंबल्स पे वर्क कर सकते हैं, फास्टर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में, और ये स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, चाहे वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो। और डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो काउंट्स करते हैं और एनालॉग कंप्यूटर जो है वो मेजरमेंट करते हैं। अब हम लोग बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिला जुला रूप होते हैं, इसीलिए ये कंटिन्यूअस सिग्नल के साथ साथ डिस्क्रीट सिग्नल्स पर भी वर्क कर लेते हैं। इनका प्रयोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे किया जाता है, लाइक पेट्रोल पंप, आईसी यूनिट, और इनका प्रयोग साइंटिफिक और रडार सिस्टम के लिए भी किया जाता है। तो इस टर्म पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगले टर्म पर हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार, जो कि 4 होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो नेक्स्ट टर्म पर यही चारों टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इस टर्म के लिए आपका 3 टॉपिक आपके हम लोग क्लियर कर दिए: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। थैंक यू क्लास।